नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं वर्णमाला का। आज दूसरा हमारा टॉपिक है समास का। ये हिंदी का सबसे ही आसान टॉपिक माना जाता है दोस्तों। सबसे आसान जो है हिंदी में वो समास को ही माना जाता है। और समास से एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में, अगर जिसमें हिंदी दे रखी है, उसमें पूछा ही जाता है। तो चलिए समास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा लिखी है। दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से। योग मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग से नवीन शब्द, नवीन का मतलब होता है नया। कोई भी नया शब्द बनेगा तो उसको हम बोलते हैं नवीन। ठीक है, बनाने की विधि को हम समास कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर दो शब्द जुड़ेंगे और उससे कोई नया शब्द बन गया, वो क्या है? समास है। इस विधि से बने शब्दों का समस्त पद कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द बना वो समस्त पद, यानी जुड़ के बन गया भाई। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। भाई जैसे संधि में हम तोड़ते हैं तो उसमें वर्णों को तोड़ते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर अगर हम शब्दों को तोड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? समास विग्रह। यानी कि ये पूछा भी जाता है भाई, दो शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि शब्दों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। दो शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद पर समस्त समास। अब ये मैंने पूरा हेडिंग डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर पद और पूर्व पद समझा देता हूँ। देखो, दो तरह के पद होते हैं, एक तो पूर्व और दूसरा क्या होता है? उत्तर। ये हिंदी में यूज होते हैं। ठीक है, पूर्व पद का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि ये होगा प्रथम। ठीक है, ये होगा प्रथम। और उत्तर पद क्या होता है? वो होता है अंतिम पद। अंतिम, इसको हम मानते हैं अंतिम पद। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें देखते हैं, देखो किस तरीके से हम शब्द को अलग करेंगे। पहले आप यहाँ देखो, शिव वक्त है तो ये, इसे अगर हम तोड़ेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शिव प्लस भक्त। तो ये दो शब्द अलग हो गए। तो इसमें पूर्व पद कौन सा होगा? पूर्व पद होगा शिव, और भक्त ये कौन सा पद होगा? उत्तर पद। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हुई होगी। जैसे जेब खर्च है, जेब खर्च, तो जेब यहाँ पे पूर्व पद और खर्च क्या है? उत्तर पद। भाई बहन, ठीक है, तो भाई यहाँ पर पूर्व पद और बहन कौन सी? उत्तर पद है। ठीक है, तो वो तो खैर हम दोनों प्रधान, अन्य पद प्रधान, ये तो हम आगे उसमें जानेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के पदों के मेल के योग को समास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में जो समास होते हैं। अब आती है इसके प्रकार की बात कि हिंदी में जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ये कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल, तो बालक इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो अवयवी भाव समास पढ़ेंगे हम, एक तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, एक दीर्घु समास पढ़ेंगे, और एक द्वंद्व समास पढ़ेंगे, और एक कर्मधारय समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है 6 प्रकार है इसके, और 6 के 6 प्रकार हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवयवी भाव समास। नंबर 1, सबसे पहले हम इसे देखेंगे अवयवी भाव समास को। इस समास में पहला पद, यानी कि पहले पद की बात यही है, पूर्व पद अवयव होता है। अवयव मतलब ऐसा शब्द जो तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तोड़ के कोई दूसरे रूप में परिवर्तन ना हो सके, और यही प्रधान होता है। ठीक है, प्रधानता जो होगी इसी की होगी। ये शब्द के मीनिंग को चेंज कर देगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं इसके साथ में, ताकि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे भरपेट है, भरपेट, ये आपने शब्द सुना होगा, तो इसका मतलब क्या है? पेट भर कर, है ना। अब देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भर जमा पेट। अब ये पेट तो अपना पूरा शब्द है भाई। अब भर का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। ये अवयव है। ये क्या है? ये अवयव है, ये अवयव शब्द है। अब जब ये अवयव शब्द है तो प्रधानता इसी की है, क्योंकि इसने पेट का मीनिंग चेंज कर दिया, पेट का अर्थ ही चेंज कर दिया। भरपेट बोलते हैं ना, मैंने तो भरपेट खाना खाया, है ना, पेट भर के। इसका मतलब क्या है? पेट भर कर। यथाशीघ्र, ये पूरा शब्द है। यथाशीघ्र का मतलब है योग्यता के अनुसार। देखो, यथाशीघ्र का मतलब है कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम इस काम को शीघ्र कर दो, सॉरी, ये यथा योग्य है।
तो योग्यता के अनुसार, ये तो हो जाएगा योग्यता के अनुसार। अभी जो मैं आपको यथाशीघ्र बता रहा हूँ ये भी इसमें हो जाएगा, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, यथा प्लस शीघ्र। अब मैं कहता हूँ कि इस काम को जल्दी कर दो, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ यथाशीघ्र करो इस काम को, तो यथाशीघ्र का मतलब है जल्दी से भी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर यथा लग के शीघ्र का मीनिंग चेंज कर दिया, तो ये यथा यहाँ पर अवयव का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अवयव का काम कर रहा है। देखो अब हम देखते हैं इसमें यथा योग्य में, योग्यता के अनुसार, योग्य का मीनिंग चेंज कर दिया। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति अलग हो जाएगा और दिन अलग हो जाएगा। तो प्रति का मतलब है हर दिन। ठीक है, तो प्रति का कोई अलग से मीनिंग थोड़ी ना है, ये एक अवयव है, अवयव के रूप में काम कर रहा। दिन का इसने मीनिंग चेंज कर दिया, इसलिए अपन ये अवयव समास होगा। अजन्म, तो जन्म भर। ठीक है, क्या हो गया इसका, जन्म भर। तो आ का अलग से लिखो तो कोई मीनिंग है इसका, नहीं है। ठीक है, ये अवयव है और ये जो है शब्द के साथ में जो लगा है, तो यहाँ पर ये अवयव का काम कर रहा है। अवयव का मतलब है कि जिसका अलग से लिखने पर कोई मीनिंग ही ना हो, लेकिन शब्दों के साथ जोड़ने पर वो शब्द की पूरे के पूरे अर्थ को बदल देता है। तो इसलिए ये अवयवी यहाँ पे प्रदान होता है अवयवी भाव समास में। ठीक है, आमरण भी हो जाता है यहाँ पे। जैसा आपने देखा होगा कि मैं आमरण अनशन करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना। आमरण मतलब मरने तक, तो मरण मतलब मरना, और का मतलब यहाँ पे पूरा मीनिंग हो जाएगा इसके मरने तक। ठीक है, तो ये अवयवी भाव समास आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात है, छोटा शब्द होगा, आगे लगा हुआ होगा। देखो ये छोटा है, ठीक है, प्रति छोटा है, आ छोटा है, और अवयव होगा, यानी कि इसका अलग से लिखने पे कोई मीनिंग नहीं होगा और किसी शब्द के साथ में जुड़कर ये पूरी के पूरे उसके अर्थ को बदल देगा। इसी को हम अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम शब्द गौण तथा द्वितीय पद प्रदान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। देखो इसमें भी प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके भी 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष के कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, बस सिंपल से प्रकार है, बस तोड़ के चेक करना पड़ता है हमें इसमें। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें जो है को की विभक्ति आती है। परक्षर का मतलब होता है विभक्ति। ठीक है, कारक चिन्ह, जैसे हम एक हिंदी में एक टॉपिक है कारक, तो कारक तो होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन इसमें पहला और लास्ट का छोड़ देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, इस तरीके का हम पढ़ते हैं। तो बस इसमें कर्ता को छोड़ देते हैं और लास्ट में छोड़ देते हैं संबोधन। ठीक है, बाकी कारक होता है 8 प्रकार का, और यहाँ पर तत्पुरुष समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो हम कर्म में किसकी विभक्ति आएगी, केवल को की। बस शब्दों को तोड़ के चेक कर लेंगे कि किसमें क्या लग रहा है। देखो उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण लिखा है, जैसे बस चालक आ गया, आपसे पूछ लिया बस चालक में बताओ कौन सा समास है, तो बस चालक में कैसे बताओगे। तो बस चालक में आपको इसे तोड़ के देखना है। बस चालक किसे कहते हैं, बस को चलाने वाला, बस को चलाने वाला। तो देखो तोड़ने पर हमें को की विभक्ति मिली है। अब जब को की विभक्ति मिली है तो यहाँ पर को की विभक्ति किस में बताइए, कर्म में। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम, तो को की विभक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। गगनचुंबी, गगनचुंबी किसको बोलेंगे, जो गगन को चूमने वाला हो, है ना। अब इसमें भी को की विभक्ति आई है, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा ये। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ भी को की विभक्ति आई है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके, और बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों हिंदी का। अगर आप करोगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2 करण तत्पुरुष। अब दूसरा प्रकार है इसका, ये तत्पुरुष का। अब जिसमें भी तत्पुरुष लग रहा है वो समझ लो, अभी इसके 6 प्रकार देखेंगे हम। अब ये दूसरा प्रकार है, इसमें से द्वारा प्रसर्ग का लोप होता है, यानी कि विभक्ति किसकी होगी भाई, से की विभक्ति होगी। अब जब से की विभक्ति होगी तो हम इन्हें फिर से तोड़ के देखेंगे। जैसे मदांत हो गया, मदांत, तो मद से अंत। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन इसी तरीके के देता है पेपर में भी क्वेश्चन। ठीक है, मद से अंध, तो ये जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारे ध्यान में हो जाएंगे कि भाई हाँ भाई इस तरीके का भी कोई शब्द आता है। रेखांकित, ये तो ज़्यादातर पूछा गया है। रेखांकित तो आपको सभी को पता होगा। रेखांकित का मतलब होता है रेखा से अंकित, तो रेखा से अंकित है,
तो रेखा द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, बात है कि से की विभक्ति आए या की द्वारा आए। ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, उसे तो हस्तलिखित कहते हैं हम, तो यहाँ भी से की विभक्ति आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को या के लिए की विभक्ति आएगी। ठीक है, को या के लिए। अब देख लो, इसके मैं लेकर आया हूँ, जैसे हथकड़ी हो गया, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी का मतलब है हाथ के लिए कड़ी। अब तुम इसमें ये थोड़ी लगा दोगे जैसे हमने से की विभक्ति पढ़ी है, को की विभक्ति पढ़ी है ना, हाथ को कड़ी, गलत हो जाएगा भाई, है ना। और आपका जो इसमें दूसरी जो विभक्ति पढ़ी है करण वाली, वो से की है, तो हाथ से कड़ी अच्छा नहीं लग रहा ना बोलने में, तो ये थोड़ा सा इसका मीनिंग भी तो होना चाहिए कुछ। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए की विभक्ति आई है, यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलता न्यायालय, न्यायालय हम क्यों जाते हैं, तो इसे न्यायालय को क्या बोलते हैं, न्याय के लिए आलय। ठीक है, जैसे मैं बोल देता विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। ठीक है, इस तरीके से इसमें के लिए की विभक्ति आएगी दोस्तों। तो के लिए की विभक्ति जिसमें आती है वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। इसमें से, अब देखो से तो करण में भी आया था, अब तुम क्या होगे जी, करण में भी आया से, तो इसमें भी आया से। अब बताता हूँ ना मैं तुम्हें, करण में तो साथ में लग रहा था, जैसे अब मैं तुम्हें अंतर समझाऊंगा, पहले अभी इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें किसकी विभक्ति आएगी, से की विभक्ति। इसमें अलग होने का सेंस होगा, यानी कि चीज़ अलग होगी। देखो जैसे पथ भ्रष्ट हो गया, पथ बोलते हैं रास्ते को, तो रास्ते से भ्रष्ट या पथ से भ्रष्ट, तो से की विभक्ति हुई, तो वो रास्ते से क्या हो गया, अलग हो गया, रास्ते से अलग हो गया वो बिल्कुल, से की विभक्ति आ गई अलग होने पर। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, यानी कि कर्जा ले रखा था, फिर उसने जो है वो चुका दिया, तो अब उससे क्या हो गया, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ पर से की विभक्ति आई है। ठीक है, अलग हो जाना। जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, तो यहाँ तो जन्मांध तो नहीं होगा दोस्तों इसका। ठीक है, पर चलो देख लेंगे इसको हम। ठीक है, और मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसके, इंक साफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखो, अब इसमें मैं बात करता हूँ, जैसे आपको एक तो करण में और दूसरा इस वाले में अपादान में। ठीक है, इसमें दिक्कत होगी, तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें भी से की विभक्ति है और इसमें भी से की विभक्ति है। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, अलग से जोड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो करण में और अपादान दोनों में अंतर देखो, इसमें भी से की विभक्ति और इसमें भी से की विभक्ति। ठीक है, बस गलत ना हो जाए तुम्हारा, गलत में दिक्कत है, बाकी जब अंतर समझ में आ जाएगा तो गलत भी ना करोगे। अब देखो, अगर होता रोगग्रस्त और एक एग्जाम्पल है रोग मुक्त। अगर रोगग्रस्त होता तो हम इसे ऐसे ही तोड़ते, रोग से ग्रस्त। ठीक है, अगर रोग मुक्त होता तो रोग से मुक्त। अब दोनों में देखो, दोनों में जो है से की विभक्ति आई है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम पहचानेंगे कैसे कि करण है या अपदान है। देखो जो साथ में जुड़ रहा होगा, यानी कि रोग जो है जुड़ गया हमसे बिल्कुल, रोगग्रस्त हो गए। ठीक है, तो रोगग्रस्त हो गए, तो रोगग्रस्त का मतलब ही ये हो गया कि भाई ये जुड़ रहा है हमारे से। ठीक है, ये जुड़ रहा है, लेकिन रोग मुक्त में रोग जो है हमारे शरीर से अलग हो गया, तो अलग होने की सेंस आएगी अपादान में। ठीक है, साथ जुड़ने की सेंस आएगी किसमें, करण में। अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलो अब उस पे चलते हैं, संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के, रारी, रे प्रसर्ग का लोप होगा, यानी कि ये चीज़ें आएंगी, लोप मतलब छुपी हुई होंगी, उसमें हम शब्दों को तोड़कर जो है चेक करेंगे। समस्त पद विग्रह, देखो गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ ऐसे बोलते हैं। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। तो देखो की, का है ना, ऐसे जो है आपको विभक्ति मिलेंगी इन्हें तोड़ने पर, और विभक्ति मिलेगी जहाँ भी संबंध हो गया।
जैसे आ जाता है यहाँ पे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, उस पुत्र का संबंध क्या है, वो राजा का है, तो यहाँ भी संबंध हो जाता। ठीक है। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, तो संबंध है भाई घोड़ों का दौड़ से। पूंजीपति, पैसे का पति है वो, है ना, पूंजी का पति है, तो संबंध है, संबंध दर्शाएगा। ठीक है। सोचने पर तोड़ने के बाद में अगर संबंध दर्शाए तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे मैं इसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में लेकर आऊँगा। ठीक है। आराम से करोगे क्वेश्चन, कोई वो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से कारक की विभक्ति, यानी कि इसमें जो विभक्ति आएगी वो में और पर की आएगी, इसका लोभ मिलेगा, हमें तोड़कर चेक करना पड़ेगा। जैसे अब देख लो, शरणागत, शरण में आगत, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, जल मगन, जल में मगन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है में की या पर की, जैसे आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर की विभक्ति आई है, दोनों में में की विभक्ति आई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है तोड़ कर चेक करना पड़ेगा, जिसकी भी विभक्ति आ रही है और वो विभक्ति उसी के अनुसार हो जाएगी। आप जिस तरीके से कारक याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसको लिख के आगे उसकी विभक्ति लिखना, पहला और लास्ट का छोड़ना, कर्ता वाला और संबोधन वाला, और बीच वाले में इसी तरीके से देख लेना चेक करके, तो ये आसानी से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप नोट्स बनाओ और बार बार इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घ समास। ठीक है। अब वो जो तत्पुरुष समास थे वो कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर चलते हैं तीसरे नंबर पे, दीर्घ समास। देखो, जो दीर्घ समास होता है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद जो होगा, यानी कि जो पूर्व पद बताया था वो संख्यावाचक होगा, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। समस्त पद विग्रह, अब देख लेते हैं। चौराहा, चौराहा किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं भाई हम चौराहे पे खड़ा हूँ, मैं जल्दी आ जाए यहाँ पर। ठीक है। तो चौराहे का मतलब है जहाँ पर चारों रास्ते जा रहे हो, चौराहा, चार रास्तों वाला या चार राहों वाला। तो चार संख्यावाचक आया, तो यहाँ पे दीर्घ समास हो जाएगा। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, उसे तो त्रिभुवन बोलेंगे, तो यहाँ पे तीन आ गया। नवगिरह, नौ गिरोह का समाहार होता है यहाँ पर। नवरत्न, नौ रत्न, तो यहाँ संख्यावाचक हो गया था। ठीक है। होता है यहाँ पे त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, तो तीन, दीर्घ समास हो जाता। ठीक है। आसान है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, पहला पद तोड़ने के बाद वहाँ पर दीर्घ समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे देख लेते हैं, समस्त पद विग्रह, आए वे, आए और वह, दोनों की अलग अलग प्रधानता है। ठीक है। इसमें कोई प्रधान है ही नहीं, दोनों ही प्रधान है। माता पिता, माता और पिता, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, लाभ हानि, लाभ और हानि, पति पत्नी, पति और पत्नी। ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, इस तरीके के चिन्ह भी मिलेंगे, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है, आसान है ये। नेक्स्ट चलते हैं, कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। विशेषण का संबंध कैसे, देखो, जो पूर्व पद होगा ना वो गुणवाचक होता है, इसमें पूर्व पद गुणवाचक होता है। अब देख लेते हैं कैसे गुणवाचक है। जैसे महात्मा आ गया, महान है जो आत्मा, महात्मा उसे बोलते हैं जिसकी आत्मा महान हो। ठीक है। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। देखो, इसमें दो पद होते हैं, एक तो पूर्व और एक उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद होता है वो होता है विशेषण, विशेषण, और एक होता है उत्तर पद विशेष्य। ठीक है। विशेषण और विशेष्य का एक अलग ही टॉपिक है हिंदी में, वो भी बताऊंगा, पर एक मोटे तौर पे बता देता हूँ मैं आपको। चलो एक यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, राम बहुत ईमानदार है। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। ठीक है। अब देखो,
जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो होगा विशेष्य। ध्यान से सुनना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, वो विशेष्य है। सिंपल बात है, ध्यान रखना है। और उसकी क्या विशेषता है कि ईमानदार है वो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विशेषण। ठीक है। अब विशेषण से पहले जो शब्द लग रहा होगा वो हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण से पहले पहला शब्द लग रहा है, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होते हैं, ऐसे ही विशेषण से पहले प्रविशेषण होता है। सिंपल, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, क्या विशेषता है उसकी, वो विशेषण। विशेषण से पहला शब्द प्रविशेषण, और ये वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया होती है। ठीक है, चलो अब उस पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसमें जो है जो तोड़ने के बाद में आएगा। जैसे स्वर्ण कमल, कमल की विशेषता बताइए कि सोने जैसा कमल है ना, कमल की विशेषता। तो यहाँ पर देख लो स्वर्ण मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा विशेषण, क्योंकि मैंने उत्तर पद आपको क्या बताया था, विशेषण। नील कमल, नीला है कमल, कमल की क्या विशेषता है, वो नीला है, तो उत्तर पद यहाँ पे विशेषण। और किसकी विशेषता बताइए, कमल की, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है। अगर सपोज करो इसमें और आ जाता नील गगन, नीला है गगन, है ना, तो नीला है गगन, गगन की विशेषता बताई, गगन मतलब बादल होता है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास को। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है, मतलब किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा। यह तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा। देखो सबसे पहले बड़ी पहचान बता देता हूँ कि इससे जो भी शब्द आते हैं वो सारे भगवान से रिलेटेड होते हैं। अब जो भगवान से रिलेटेड है उन्हें देखते हैं। देखो दशानन, दशानन किसे बोलते हैं, रावण को, जिसके 10 सिर होते हैं उसे तो दशानन कहते हैं, अर्थात क्या है, रावण, है ना। तो तीसरे की तरफ इशारा कर दिया, पहले हमने तोड़ा और उसके बाद में हमारा एकदम ध्यान गया, अरे 10 सिर वाला किसको बोलते थे, रावण को कहते हैं, तो रावण को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई तीसरा पद प्रधान होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब तुम कहोगे जी 10, इसमें तो 10 आ रहा, 10 तो उसमें होना चाहिए दीर्घ समास में। तुम्हारी भी बात ठीक है भाई, अभी बताएंगे, इस बात को भी क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, विष्णु के 4 भुजाएं हैं, विष्णु भगवान जी जो हैं हमारे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 4 भुजाएं, तो तीसरे की तरफ इशारा कर दिया, विष्णु जी की तरफ इशारा कर दिया, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उधर, यानी कि उधर बोलते हैं पेट को, स्टमक जिसको कहते हैं, जिसका अर्थात किसका है, गणेश का, तीसरे की तरफ इशारा कर दिया। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, यानी कि पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथ में जिसके चक्र विराजे, कौन है वो, विष्णु जी हैं। ठीक है, अगर यहाँ हो जाता नीलकंठ, नीला गला हो जिसका, कंठ का मतलब होता है गला, तो नीला कंठ किसका मानते हैं, भगवान शिव का, है ना, तो वो भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता। अब देखो इसमें डाउट क्या होगा आपको, डाउट होगा जैसे आपको चतुर्भुज दे दिया, आपने सोचा कि 4 भुजाओं वाला है ना, अब तीसरे की तरफ आपने सोचा नहीं, तो यहाँ पर आप दीर्घ समास कर सकते हो, जो कि गलत हो जाएगा। भाई तोड़ने के बाद में अगर संख्यावाचक है तो सोचना है आपको कि भाई ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वहाँ पे दीर्घ समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे नवरत्न, नवरत्न का कोई तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बोला चौराहा, तीसरे की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, इसलिए हमने दीर्घ समास लगाया था। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोटी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत ना हो। अगर कोई शब्द ऐसा दे दिया कि जिसमें तीनों ऑप्शन लग रहे हैं, दीर्घ भी है उसमें, कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है, तो आपको जो प्राथमिकता देनी है ना, प्राथमिकता यानी कि आप किसे लगाओगे, आप किसे लगाओगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है प्राथमिकता आपको बहुब्रीहि समास को देनी है। इस बात का ध्यान रख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर बहुब्रीहि समास को ही राइट मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा जो क्लियर हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो भाई
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे करो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, मैं आगे और वीडियो बनाऊं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है हर एक टॉपिक कराने के बाद मैं टेस्ट कराएं। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ से आपके 2 नंबर जो है पक्के हो गए किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। जैसे हमने वर्णमाला में टेस्ट करा था ना, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन अब तक के वो हमने इसमें कंप्लीट करे थे। अब ऐसे ही इसमें कंप्लीट कर लेंगे कि जैसे जैसे समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ तो एग्जाम्पल दे दिए और कुछ और एग्जाम्पल आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो ये टॉपिक भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।